चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती, याद और प्यार की सीमाओं को पार कर जाती है। ये कहानी एक हिंदी संस्मरण से ली गई है जो हमें बताती है कि कैसे एक इंसान का जीवन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बन गया। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, सोचिए किसी की याद में इतनी गहराई। ये एक लाइन ही बता देती है कि हम कितने गहरे और इमोशनल सफर पर निकलने वाले हैं। तो ये कहानी हमें कौन सुना रहा है? आखिर ये यादें हैं किसकी? चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के कहानीकार से। ये चेहरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, भारत के एक बहुत ही जाने माने लेखक और कवि। वो अपनी कलम से आम आदमी के सपनों और मुश्किलों की तस्वीरें खींच देते थे और आज उन्हीं की यादों के आईने में हम एक बहुत ही खास दोस्ती की कहानी देखेंगे। तो सक्सेना जी आखिर याद किससे कर रहे हैं? कौन है वो इंसान जो इस पूरी कहानी के, इस पूरे संस्मरण के दिल में बसा हुआ है? इनकी कहानी शुरू होती है भारत से हजारों मील दूर, बेल्जियम के एक छोटे से गांव रैम्सचैपल में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ चर्च हो, पादरी हो, संत हो और माहौल में एक गहरी आस्था घुली हो। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, जन्मभूमि भले ही बेल्जियम थी पर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। कर्मभूमि यानी वो जगह जहां इंसान सिर्फ काम नहीं करता बल्कि अपने जीवन का असली मकसद पाता है, और उनके लिए वो जगह भारत थी। तो आखिर क्या था फादर कामिल बुल्के में ऐसा कि वो हर किसी के दिल में घर कर गए? चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं उन्हें, उनके व्यक्तित्व को। जब लेखक उन्हें याद करते हैं तो एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। सफेद चोगे में एक लंबा सा कद, गोरा रंग और एक सफेद भूरी दाढ़ी। पर सबसे खास थी उनकी नीली आंखें जिनमें एक अलग ही करुणा थी, और उनकी बाहें, वो तो जैसे हमेशा किसी को गले लगाने के लिए खुली ही रहती थीं। अब देखिए, जब हम किसी साधु या संत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? कोई जो दुनिया से दूर एकांत में रहता हो, है ना? पर फादर बुल्के वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो रिश्तों से दूर नहीं भागते थे बल्कि उन्हें जीते थे। वो हर पारिवारिक फंक्शन में, हर खुशी में एक बड़े भाई की तरह, एक गार्डियन की तरह शामिल होते थे। कितनी खूबसूरत बात कही है लेखक ने। उनको देखना करुणा की निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। मतलब उनकी मौजूदगी ही मन को एक अजीब सा सुकून, एक शांति दे जाती थी। और ये रिश्ता सिर्फ बातों तक नहीं था, वो सच में परिवार का हिस्सा बन चुके थे। लेखक एक बहुत ही प्यारा किस्सा याद करते हैं। जब उनके बच्चे के अन्नप्राशन का समय आया, मतलब जब बच्चा पहली बार अन्न चखता है, तो जानते हैं पहला निवाला किसने खिलाया? फादर बुल्के ने। सोचिए ये बंधन कितना गहरा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फादर बुल्के का व्यक्तित्व सिर्फ उनके रिश्तों तक ही सीमित नहीं था। उनका एक और रूप था, एक ऐसा पहलू जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो था उनका हिंदी भाषा के लिए जुनून। सोचकर ही हैरानी होती है ना कि बेल्जियम से आया एक इंसान हिंदी के लिए इतना कुछ कर गया। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी और मानी हुई हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी तैयार की। इतना ही नहीं, राम कथा जैसे महाकाव्य पर उन्होंने गहरा अकादमिक रिसर्च किया। और तो और वो इस बात के लिए लड़ते थे, आवाज उठाते थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी नहीं थी, आप समझ रहे हैं, ये दिल का रिश्ता था। उन्होंने सिर्फ भारत को अपनी कर्मभूमि नहीं बनाया बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया था। और हिंदी से उनका प्यार इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। तो जब हम फादर बुल्के के जीवन को देखते हैं तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए, उनकी विरासत क्या है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। जिस किताब से, जिस याद से ये कहानी निकली है, उसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और ये टाइटल, ये कोई और नहीं बल्कि फादर बुल्के के जीवन का ही दूसरा नाम है। उनकी दया, उनका प्यार, उनकी सेवा, ये सब मिलकर जो एक रोशनी बनती है, वही तो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा कि कैसे एक इंसान का जीवन, अगर वो मकसद और प्यार से जिया जाए, तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बना सकता है। फादर बुल्के की कहानी यही याद दिलाती है कि इंसानियत और प्रेम की कोई सरहद नहीं होती।